हेलो गाइस, मेरा नाम है गाइस। स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अनदर फ्रेश एपिसोड में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमने अपने पिछले सेशन में स्प्रिंग बूट की रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वायरिंग जैसे बहुत सारे कंसेप्ट को समझा था और हमने एक बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया था कि स्प्रिंग बूट को हमें कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है अपने सिस्टम में और यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे अचीव करना है, ऑटो वायरिंग को कैसे अचीव करना है। अब हम बेसिकली स्प्रिंग बूट का जो कोर का मॉड्यूल है, कह सकते हो कि जो स्प्रिंग के कोर का मॉड्यूल है, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके वेब के मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे क्योंकि देखिए, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, उनका तो खैर ज़माना है नहीं, अब वेब एप्लीकेशन का ही ज़माना है। तो हम बेसिकली अपने इक्लिप्स में चलेंगे और वेब एप्लीकेशन एक बनाएँगे और उसके माध्यम से इसके बहुत सारे एनोटेशन को समझेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम पे @कंपोनेंट, रिक्वायर्ड सॉरी क्वालिफायर्ड एंड ऑटो वायर्ड ये सारी एनोटेशन समझा। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे वेब के अंदर भी एनोटेशंस है, उसको भी हम एक-एक करके समझेंगे। देखिए, पहले सेशंस में मैंने आपको बेसिक तो वेब की चीज़ें बताई थी, बट उसी चीज़ को मैं अब थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। अभी मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को क्लोज़ कर लेता हूँ और एक बिल्कुल नए तरीके से, फ्रेश तरीके से हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको मैं बंद कर लेता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम फाइल में जाएँगे, अगेन स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएँगे। इस बार हम स्प्रिंग के अंदर बेसिकली वेब की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम वेब वाला प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्प्रिंग बूट, राइट? यहाँ पे लेते हैं वेब यूट्यूब, राइट? चलिए, मैंने यूट्यूब ऐसे लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने प्रोजेक्ट किस लिए बनाया था। मैवन यहाँ पे रहने देते हैं, जावा 8 वर्ज़न, जार सब कुछ सही है। यहाँ पे जो हमें प्रोजेक्ट का पैकेज का नाम है, वो थोड़ा हम बदल देते हैं, एंड्रो जावा com.androjava tech for you, राइट? एंड डॉट बाकी रहने देते हैं। ओके, सेम हम यहाँ से अपने ग्रुप की आईडी भी असाइन कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए, अभी हम वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन के केस में हम यहाँ पे स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी जरूर ऐड करेंगे, राइट? देखिए, अब पहले जो प्रोजेक्ट हमने बनाया, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जी आप पिछला वीडियो देखिए, बट हाँ, अगर आपको बेसिक चीज़ें समझनी है तो उस केस में आप समझ सकते हैं, पिछला वीडियो दे सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग वेब ही हमारे केस में भी ज़रूरी है, बाकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हम यहाँ पे इस वेब के अंदर मायस्क्ल डेटाबेस का यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं उसकी भी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड ही कर लेता हूँ। और आगे चल के हम यहाँ पे जेपीए इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट? हाइबरनेट वगैरह इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो स्प्रिंग जेपीए की भी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। वैसे और भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ हैं जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो एक हमारा एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पे स्प्रिंग बूट वेब फॉर यूट्यूब। ये यूट्यूब के लिए मैं बेसिकली बना रहा हूँ, तो ये हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट बन के आ गया, उसकी एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर बन के आ गई, राइट? तो अभी देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये हमारा एक वेब प्रोजेक्ट है ना? तो अब इस वेब प्रोजेक्ट को जो हमने क्रिएट किया है, स्प्रिंग बूट का जो वेब एप्लीकेशन है, वो वेब एमवीसी को पूरा प्रॉपर्ली फॉलो करता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमवीसी के अंदर जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है, वो सारा चीज़ रेडी करना पड़ेगा। तब आप अपने एप्लीकेशन को चला पाओगे। क्योंकि अगर हम वेब पे एप्लीकेशन चलाएँगे, तो एट लीस्ट हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए और उस कंट्रोलर को लेके ही हम सारा काम कर पाएँगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है और आपने वेब एप्लीकेशन बनाई और आप सपोज करो कि आपको बूटस्ट्रैप आता है और बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरीज हैं या आपने कुछ एचटीएमएल डिजाइन करा हुआ है, तो उसको अगर आप डायरेक्टली चलाना चाहते हो स्प्रिंग बूट के अंदर, तो भी फैसिलिटी है। आप यहाँ पे देखिए एसआरसी मेन के अंदर ये स्टैटिक फोल्डर है ना, ये स्टैटिक फोल्डर बेसिकली स्टैटिक रिसोर्सेज के लिए ही है। तो आप अपना जो भी स्टैटिक रिसोर्सेज हैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपके पास कोई जैसे अगर आपने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कर रहे हो,
तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक HTML ऐड करूँगा, HTML पेज ऐड करूँगा। तो मैं स्टैटिक पे ही राइट क्लिक कर देता हूँ और न्यू करके यहाँ पे एक HTML फाइल, अदर में जाके एक HTML फाइल क्रिएट कर देता हूँ। देखिए HTML फाइल का नाम आप इंडेक्स रखिएगा, सॉरी HTML, यहाँ पे HTML हम बना लेते हैं और ओके, इसका नाम इंडेक्स देते हैं, index.html। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा HTML पेज है ये क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस HTML पेज को हम बस रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स यहाँ पे आ चुका है, हेलो स्प्रिंग बूट, राइट। बस इतना करके हम एप्लीकेशन को यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज करेंगे और रन ऑन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करेंगे, राइट। तो इसको हम एज ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करते हैं और अगर हमने कोई भी कंट्रोलर नहीं रेडी करा, कोई भी मॉडल नहीं बनाया, कोई एंटिटी नहीं बनाई, राइट, तो ये एज अ वेब एप्लीकेशन बिल्कुल बिहेव करेगा। और ऐसा इसलिए बिहेव करेगा क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे टॉमकैट जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, फेल टू डिटरमाइन, ओके, 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 ठीक है। ये एक्चुअली मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ी करी है कि हमने अपने pom.xml में देखिए स्प्रिंग बूट तो बहुत सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है, राइट? तो अब चूँकि मैंने अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर मैंने यहाँ pom.xml में आप देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ ऐड कर रखी हैं। जैसे हमने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है लाइक JPA की डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है एंड MySQL की डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है। तो ये कुछ डिपेंडेंसी डाल रखी है ना? तो इस केस में हमारे स्प्रिंग बूट हमारा करता क्या है कि चूँकि अब MySQL यहाँ पे आपने उसकी जार फाइल डाल दी तो उसको ये समझ में आ गया कि भैया मुझे MySQL के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करनी है। सोचिए ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका खुद ये कनेक्शन बनाता है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि भई ये जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, उस केस में जो मतलब उसके पास कोई डेटाबेस आपका कोई वहाँ उसे मिल नहीं पा रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे यूआरएल नहीं मिल रहा है, डेटा सोर्स नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज़ हमें देना पड़ेगा। तो ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि यहाँ पे हमने मायस्क्ल की डिपेंडेंसी डाली हुई थी इस वजह से। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जी, मैं यहाँ पे मायस्क्ल की डिपेंडेंसी हटा दूँगा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल जाएगा। और स्प्रिंग बूट रहने देते हैं, बस मैं ये डिपेंडेंसी हटा देता हूँ एंड इसे क्लोज़ कर देता हूँ। साथ ही साथ में मैं ये जेपीए की भी डिपेंडेंसी हटा देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, ओके? तो दैट्स फाइन। बस मैं यहाँ रन करने के लिए आपको बता रहा हूँ और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हटाइए। नहीं, बिल्कुल आप इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रख लीजिए। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मतलब ऐसा नहीं कि जी स्प्रिंग बूट में हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, ठीक है? कहाँ पे करना है? इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, है ना? तो अब देखिए अनदर एक्सेप्शन आ गई। वो एक्सेप्शन ये है कि 8080 जो पोर्ट है, वो मेरा ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है। तो मुझे तो पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा ना? ओके। अच्छा क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि एक बार एप्लीकेशन आप रन कर लेते हो, मैं ही एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्वर पोर्ट या सर्वर डॉट पोर्ट, ठीक। मेरी एप्लीकेशन होगी 8081 पे चलेगी, है ना? देखिए, चला के देखते हैं, राइट क्लिक रन एज़ और यहाँ से मैंने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन कर दिया। ठीक है, 8081 पे चल जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स फाइन, चल गया है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें यहाँ पे 8081 ओके लोकल होस्ट 8081 करके यहाँ पे रन कर देते हैं और लेट्स सी। ये देखिए हमारा स्प्रिंग बूट का जो जो एचटीएमएल पेज था, यानी कि जो स्टैटिक पेज था, वो हमारा यहाँ पे लॉन्च हो गया है ना। तो अब क्या होगा अगर मान लीजिए कुछ आप चेंजेस वेंजेस करते हो और दोबारा इस एप्लीकेशन को यहीं से रन कर देते हो, है ना? वो मैं भी करता हूँ, कई बारी मैं भी कर देता हूँ। तो जैसे एप्लीकेशन चलेगी तो ये कहेगा कि भैया ये पोर्ट तो ऑलरेडी फिर से रिजर्व है ना। फिर से ये आ जाएगा कि भाई देखो ये आ गया ना, वे फेल्ड टू रिस्टार्ट द कह रहा है 808 81 जो है ये तो ऑलरेडी यूज में है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, सर्वर को टर्मिनेट करके फिर आप चलाते हो, है ना? दोबारा चलाओगे तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन को, ये देखिए ये स्टॉप करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे इसके बगल में ये देखिए रेड सा आइकन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीलॉन्च। तो जब भी आप कोई नए चेंजेस करो ना, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया करो, ये सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा अगेन, है ना? विदाउट, उसी सेम पोर्ट पे स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं कि अनदर पोर्ट को खोजेगा वो, और वो उसी पोर्ट पे उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब जब भी मैं यहाँ से चलाऊंगा प्रोजेक्ट को, यहाँ से रीलॉन्च कर दिया करूंगा। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी थी जेपीए की और आपके माई की, वो मैं यहाँ से फिर से मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, राइट? और ये मान के चलिए कि आगे चल के जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम आगे ये जेपीए हम यूज करेंगे, और जो माई का कंसेप्ट है वो भी हम यूज करेंगे। लेकिन अभी तो ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज में, देखिए स्प्रिंग बूट के अंदर कहानी क्या है, कंसेप्ट क्या है कि आप इस तरह से सोच रहे होगे कि जी मुझे माई स्कूल का पूरा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और ये सारी कहानी जैसे आप जावा की कोडिंग नॉर्मल जेडीबीसी में करते थे कि ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर को लोड करो, कनेक्शन को बनाओ, तो ये सब करने से फिर फ्रेमवर्क क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? बात तो यही है। तो फ्रेमवर्क इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भैया बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाए। तो वो सारा काम आसान कैसे करेगा, यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो वो सारी डिटेल किस तरह से देनी होगी, जस्ट मैं यहाँ से एक दूसरे प्रोजेक्ट से वो उठा लेता हूँ, अपनी रिसोर्सेज के अंदर से। मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से उठाऊंगा, जो चीज़ें उठाऊंगा आपको ज़रूर वो चीज़ बताऊंगा। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स करके प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, जिसमें यूज़र नेम, यूआरएल, पासवर्ड, ये सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इसी चीज़ की कमी थी बेसिकली, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग का जो कह सकते हो ऑटो कन्फिगरेशन, गुड का ऑटो कन्फिगरेशन जब चलता है, तो आपकी डेटाबेस का यूज़र नेम माँगता है, उसका पासवर्ड माँगता है, उसका यूआरएल माँगता है, ठीक है? और उसके ड्राइवर क्लास का नाम माँगता है। तो अगर आपको जेडीबीसी तो आपने पहले से पढ़ी होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो जेडीबीसी में आपको पता ही है, जब भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, तो यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल एंड ड्राइवर क्लास का नाम, तो ये माई का ड्राइवर है। बेसिकली मैं अभी माई ही यूज करूंगा, बट स्प्रिंग बूट के अंदर अपना खुद का भी डेटाबेस है, H2 है, या आप माई ओरेकल डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस का जो ड्राइवर, यूजर नेम, यूआरएल यहाँ पे दे दोगे, उसके लिए कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, राइट? ड्राइवर की तो एंट्री हो ही गई है, ड्राइवर तो हमारा एंटर हो गया है, बट आपको बस यहाँ पे ड्राइवर का नाम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, तो ये सब हमारा एक की है, ये की है। आप सोच रहे होगे ये क्या है, जैसे स्प्रिंग सर्वर डॉट पोर्ट लिखने से हम अपने पोर्ट को यहाँ पे बता देते थे, उसी तरह से हम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम लिखने से हम अपना यूजर नेम की इन्फॉर्मेशन, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड में अपने पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर देखो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स तो सब में कॉमन है, बट यूजर नेम और पासवर्ड और यूआरएल और यहाँ पे ड्राइवर हाइफन क्लास नेम, ये ड्राइवर का, माई के ड्राइवर क्लास का नाम है। मैंने एक्चुअली स्प्रिंग बूट डीबी नाम से अपना एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो आपको करना क्या होगा, आपके सिस्टम में आपको माई इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपको नहीं पता है कि माई कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ। आपको माई डाउनलोड यहाँ पे जाना है, जो भी आप विंडो 64 बिट के लिए करना चाहते हैं, तो माई की ऑफिशियल साइट पे जाइए, या आप यहाँ से डायरेक्टली, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड इंस्टॉलर, इंस्टॉलर, ठीक है, आप इंस्टॉलर पे डायरेक्टली क्लिक करिए, और आप माई को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिएगा, माई को इंस्टॉल करने का वीडियोस भी मिल जाएगा। तो ये यूआरएल है बेसिकली, है ना? तो ये जरूर आप कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के हम इसे यूज करने वाले हैं, अगर आपने नहीं कर रखा है अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर। तो और ये जो लिखा है ना 4357M, तो यही वाला आप डाउनलोड करिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके साथ आपको माई का वर्क बेंच भी मिल जाता है। फिर डाउनलोड पे क्लिक करिएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट? मतलब डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करना है, और देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वहाँ पे जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा आप उसे फॉलो करिएगा। ओके, तो मेरा माई डेटाबेस, जब देखिए जब माई डेटाबेस आप इंस्टॉल कर लोगे, तो इस तरह से एक स्क्रीन आएगी, है ना? माई जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड उसी टाइम पे कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैंने रूट दे रखा है अपना यूजर पासवर्ड, यूजर नेम भी रूट ही है मेरा, ठीक है? और यहाँ से मैं, आप अपने हिसाब से क्या है, कोई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम।
देखिए स्प्रिंग बूट के अंदर भी ऐसी भी कॉन्फ़िगरेशन है कि जी आपके प्रोजेक्ट के अंदर टेबल वेबल सब बन जाएगा, तो यहाँ टेबल वेबल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटाबेस चलिए मैं डेमो यूट्यूब करके यहाँ पे एक बना देता हूँ, राइट? डेमो यूट्यूब। तो इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा, एक एक टेबल आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, दैट्स इट। फिलहाल अभी इस पर्टिकुलर सेशन में इसका यूज़ मैं नहीं करूँगा, है ना? तो डेमो यूट्यूब, ओके? चलिए बस दैट्स इट, इतना ही हम रहने देते हैं। और हमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉन्फ़िगरेशन की। बट हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, ये हमने बेसिकली डेटाबेस के लिए करना है। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक फ़ायदा हमें क्या मिलता है, यहाँ पे थोड़ा एक फ़ायदा हमें यही मिला कि हमें जिस तरह से अपनी नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जिस बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते थे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन से हम बेसिकली बच जाएँगे। अब एप्लीकेशन को हम दोबारा यहाँ पे रिलॉन्च कर देते हैं। ठीक है? तो देखिए पहले क्या आ जाता था, एक्सेप्शन आ जा रहा था कि उसको कॉन्फ़िगरेशन में यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ से एप्लीकेशन को अपना लॉन्च कर सकते हैं, लोकल होस्ट और यहाँ से 8081, राइट? तो देखिए हमारा जो स्टैटिक पेज है वो हमारा यहाँ से कॉल हो गया। सपोज करो कि आप कोई वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, किसी भी टूल के माध्यम से कर रहे हो, किसी भी तरह से कर रहे हो, तो आपके पास एचटीएमएल होगा, इमेजेस होंगी, सीएसएस होगा, जावास्क्रिप्ट होगी, वो सारा चीज़ यहीं पे आप संभाल के रखो, राइट? तो हम एक सिंपल सा एचटीएमएल पेज यहाँ पे बना रहे हैं। आगे चल के मैं भी यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ पे बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करूँगा आपके लिए, ठीक है? तो अब लेट्स से यहाँ पे हम एचटीएमएल पेज तो हमारा डायरेक्टली चल जाता है, इसमें फॉर्म वगैरह बना के और इसको हम अपने कंट्रोलर पे हिट कराएंगे। बट चलिए मैं करा ही देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक डबल क्लिक कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे एक एचटीएमएल का फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं इनपुट और यहाँ ले लेते हैं टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, राइट? तो टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाएगा और सॉरी वैल्यू नहीं लिखनी है हमें, यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं कि इंटर इंटर योर ईमेल। तो अगर हम ईमेल एंटर कर रहे हैं तो यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट न लिख के हम यहाँ पे ईमेल दे देते हैं, सो दैट मैं इस ईमेल से यूजर का लॉगिन करा पाऊँ, ओके? एंड देन हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ले लेते हैं पासवर्ड और इंटर पासवर्ड, राइट? ओके। अब एक काम हम यहाँ पे और कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, सो दैट जब तक आप इस फील्ड को आपने फिल नहीं किया है तो आगे बढ़ ना पाओ आप। वैलिडेशन, फ्रंट एंड वैलिडेशन, एंड देन अगेन आपको यहाँ लेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ प्लेस होल्डर लगा दिया। तो सॉरी, बी आर टैग के जस्ट नीचे हम यहाँ पे देते हैं इनपुट एंड यहाँ टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, राइट? तो सबमिट बटन बन के आ जाएगा एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे h1 टैग के अंदर यहाँ पे लेते हैं लॉगिन पेज और आपका बॉडी बीजी कलर यहाँ पे देते हैं येलो, राइट? ये मेरा पसंदीदा कलर है, ओके? तो मैं ये जनरली एप्लीकेशन बनाता हूँ तो वहाँ पे दे देता हूँ। तो ये देखिए हमारा एक लॉगिन पेज रेडी हो गया जिसमें ईमेल और पासवर्ड लिख के जैसे सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन कॉल होगी, मतलब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी। किसके पास जाएगी? हमारे स्प्रिंग का जो कंट्रोलर है, मेन फ्रंट कंट्रोलर है, उसके पास जाएगी। नॉर्मल सर्वलेट जेएसपी के केस में कंटेनर के पास रिक्वेस्ट जाती थी, कंटेनर यूआरएल पैटर्न को रीड करता था, ठीक है? तो यूआरएल पैटर्न तो हमने यहाँ बताया नहीं कि कौन सा यूआरएल पैटर्न होगा, वो फॉर्म के एक्शन में हमें बताना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई हमें लॉगिन के लिए लॉगिन ही कंट्रोलर होगा, राइट? तो यहाँ पे हमने लेट्स से लिख दिया लॉगिन। तो क्या अगर हमारा फ्रंट कंट्रोलर स्प्रिंग बूट के फ्रंट कंट्रोलर पे ये रिक्वेस्ट जाएगा तो क्या कंट्रोलर हमारे इस पर्टिकुलर क्लास को समझ पाएगा कि भैया ये सॉरी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को समझ पाएगा कि रिक्वेस्ट किसके लिए है, किसको सर्व करानी है? तो देखिए फ्रंट कंट्रोलर से अब फ्रंट कंट्रोलर जो होता है मेन, कह सकते हो इसका जो कंट्रोलर है वो हमारे बनाए गए किसी कंट्रोलर के पास जाता है। तो हमने तो कोई कंट्रोलर बनाया नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए कंट्रोलर क्लास क्रिएट करनी चाहिए, ओके? ये देखिए रिकमेंडेशन है कि जब भी आप कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे
तो जो मेन पैकेज आपने बना रखा है इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, तो जो रूट पैकेज आपका है इसी पैकेज के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जी आप यहाँ से अलग से कहीं आप अलग फ़ोल्डर में जाके बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर ही यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करूँगा। बट ये जो क्लास क्रिएट करूँगा वो वहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर को रखने वाला हूँ। तो इसीलिए इस पैकेज के अंदर जाके मैं कंट्रोलर्स या कंट्रोलर्स नाम से एक फ़ोल्डर मतलब पैकेज सब पैकेज बना दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा जी लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है? या मैं लिख देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। तो ये यूज़र कंट्रोलर है, सारे यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ओके? तो यहाँ से हमने इसको कर दिया फिनिश। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपको अभी के लिए ये चीज़ याद रखना है कि जी आप जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाएँगे, उस प्रोजेक्ट में जो आपका जो मेन यहाँ पे फ़ोल्डर होगा, जैसे आपके फ़ोल्डर का नाम है com.android-java-tech4u, तो इसी फ़ोल्डर के अंदर ही रह के, क्योंकि इसी के अंदर आपका जो मेन क्लास है, यहीं से हमारी चीज़ें कॉल होती हैं। तो ये जो मेन क्लास है, ये मेनली आपके जो कंट्रोलर क्लास है, जो दूसरी कंट्रोलर क्लास है, ये मेरा कंट्रोलर क्लास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेट मी रिफ्रेश इट। ये एक्चुअली इस ये जो हमारा इक्लिप्स है ना, इसका बग है एक्चुअली। ये यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए मैंने जैसे रिफ्रेश करा, ये सही हो गया अपने आप। तो ये जो हमारा स्प्रिंग का कोर कह सकते हो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, राइट? यहाँ से जो हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, जब ये चलती है, तो अपने ही पैकेज के अंदर कंट्रोलर क्लास को खोजती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, नहीं तो आपको पता है कि आपको जो नॉर्मल एमवीसी में आपको कंपोनेंट स्कैन वगैरह करके लगाना पड़ता है कि भई अगर अलग जगह पे आप रखते हो तो। बट यहाँ पे हम अलग जगह नहीं रखेंगे, हम इसी के अंदर रखेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जो भी जैसे आप कंट्रोलर बना रहे हो, आगे चल के आप यहाँ पे मॉडल बनाओगे या अपनी रिपॉज़िटरीज़ बनाओगे, जो भी चीज़ें बनाओगे, एंटिटीज़ क्रिएट करोगे, तो वो सब इसी फ़ोल्डर के अंदर ही रखेंगे, है ना? तो यानी कि आपका जो रूट फ़ोल्डर होगा com.android-java-tech4u और android-java-tech4u डॉट कंट्रोलर, राइट? तो मेन यहाँ android-java-tech4u तक रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्लास हो गया। अब ये जो क्लास हो गई हमारी, इस क्लास को कैसे माना जाएगा कि ये हमारा कंट्रोलर है? तो जो स्प्रिंग का कोर मेन फ्रंट कंट्रोलर है, उससे रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर के पास आएगी। तो इसको कंट्रोलर बनाने के लिए कंट्रोलर, जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियोज़ में आपको बता रखा है, तो कंट्रोलर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब देखिए क्या करना होगा, ये हमारी कंट्रोलर क्लास बन गई ना। अब यहाँ पे हमें जब हमारा इसके पास रिक्वेस्ट आएगा, तो किसी न किसी मेथड के पास आएगा, है ना? कोई बिजनेस मेथड जिसको हम एंड पॉइंट बोल सकते हैं। तो इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे हम पब्लिक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने लिख दिया डू लॉगिन। ओके, तो ये मेथड हमने क्रिएट कर दिया। ओके, और ये जो मेथड होगा, इस मेथड का भी अपना कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस को कैसे हम बताएं? तो उसके लिए एक एनोटेशन होगा है रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग के माध्यम से हम अब यहाँ पे मेनली अपने इस पर्टिकुलर कह सकते हो बिजनेस मेथड का बता देंगे एक्चुअल एड्रेस कि कहाँ पे ये है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डबल कोड के अंदर अभी मैं फिलहाल डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, आप वैल्यू करके भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख दीजिए स्लैश, ठीक है, और लॉगिन। देखिए ये जो नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे, अपने ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजोगे, तो इसी नाम से भेजोगे। जो भी एड्रेस होगा उसके साथ स्लैश आपको लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो कुछ भी मत लगाओ, ओनली स्लैश लगा दो, तो जैसे आप स्लैश लगाओ बाय डिफॉल्ट ये मेथड कॉल होगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे ये स्लैश ही रहने देता हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SYSO, ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। ओके, एंड जस्ट सेव इट एंड रीलॉन्च इट। अब देखिए हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि हम बेसिकली ये चल रहा है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है अभी, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा था HTML। ओके, यहाँ से हम एंटर करेंगे। ओफ, यहाँ पे ओके, दोबारा लॉन्च हो गया, रन करते हैं।
अच्छा, हमारे पास स्टैटिक पेज भी था ना, तो स्टैटिक पेज ऑलरेडी था। तो यहाँ पे देखिए ये इसके पास एक कंफ्यूजन आ गया कि चूंकि हमने एक स्टैटिक पेज बना रखी थी ना, और उस स्टैटिक पेज को ये कॉल करे या इसे कॉल करे, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, इसके पाथ में ये प्रॉब्लम हो गई, है ना। सो अब हम या तो स्टैटिक पेज हटाएं, या हम एक काम कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन नाम दे ही देता हूँ। ओके, तो सेव कर देते हैं और इसे रिलॉन्च कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आप लॉगिन मैन्युअली भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने यूआरएल पे जाके, या आप इस फॉर्म को जब सबमिट करोगे, अभी आप देखोगे यहाँ एचटीएमएल फॉर्म आती है, जब एचटीएमएल फॉर्म को आप सबमिट करोगे ना, तो एचटीएमएल के फॉर्म के एक्शन में मैंने वहां पे लॉगिन दे रखा था, है ना। आप अभी देखिएगा, ये देखिए, आप यहाँ पे व्यू सोर्स पेज पे जाएंगे, या व्यू सोर्स कोड ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्म के एक्शन में यहाँ लॉगिन नाम दिया हुआ था। तो अगर आप कुछ भी डेटा यहाँ पे सबमिट करके, लेट्स से यहाँ पे मैं कोई ईमेल और कोई पासवर्ड देके जैसे सबमिट करूँगा, तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बिजनेस मेथड है ना, ये तो कॉल हो रहा है। जो प्रॉब्लम आ रही है सर्वर पे वो किस वजह से आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हाई जो मेथड है ये कॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल एप्लीकेशन आप बनाते हो, जैसे सर्वर जेएसपी से बनाते हो, तो उस केस में जब आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हो, तो रिक्वेस्ट जिस भी सोर्स से आता है, जैसे एचटीएमएल से आता है तो आप एचटीएमएल पे फिर से भेजना चाहते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बना लेता है। अगर जेएसपी भेजना चाहते हो, जेएसपी पे चला जाता है। आप जिस तरह से डेटा रिडायरेक्ट करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है। बट जो स्प्रिंग बूट है ना, स्प्रिंग बूट जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं समझ पाता कि भई आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में यहाँ से आप रिटर्न करा के देना चाहते हो। जैसे आप अपना डेटा अगर भेजना चाहते हो, तो किस किस चीज़ को भेजना चाहते हो, कौन-सा व्यू आप रिटर्न कराना चाहते हो। तो इस वजह से वहाँ पे कोई व्यू हमने नहीं रिटर्न कराया ना, तो इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई ना कोई हमें व्यू वहाँ पे रिटर्न कराना चाहिए। अगर व्यू हम रिटर्न कराएँगे, डेटा आएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में एक एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली जैस्पर की। तो जैस्पर की जो एपीआईज़ है वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। क्योंकि स्प्रिंग बूट को ये नहीं पता कि हमें इसकी रिक्वेस्ट किस पे ले जानी है, जेएसपी पे ले जानी है या किसी और टेक्नोलॉजी पे ले जानी है। जैसे हमारे जो व्यूज़ की जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे जेएसपी पे हम डेटा भेज सकते हैं, फैमिली पे डेटा भेज सकते हैं, या हम वेलोसिटी पे भेज सकते हैं, एक्सवर्क के फ्रेमवर्क के पास भेज सकते हैं। तो इट्स डिपेंड अप टू यू कि भाई आप डेटा किस पे भेजना चाहते हो। तो हम बेसिकली एक कोई व्यू यहाँ पे रिटर्न करा के उसको डेटा देना चाहते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे एक जैस्पर की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। तो देखिए जैस्पर आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट, आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं कि भाई मुझे किसकी डिपेंडेंसी चाहिए, एमवीएन रिपोजिटरी आप सर्च कर लीजिए, और यहाँ पे जैस्पर की जो जैस्पर डिपेंडेंसी है वो सर्च कर सकते हैं सीधे, जैस्पर डिपेंडेंसी, या ओनली आप जैस्पर लिख दीजिए, तो आपको जैस्पर की जैस्पर मैवन डिपेंडेंसी, राइट। जैस्पर मैवन डिपेंडेंसी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वहाँ पे सर्च में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली ये देखिए, ये जैस्पर की डिपेंडेंसी है। बट ये जो डिपेंडेंसी जैस्पर की आप यहाँ डालेंगे, तो ये अपने वर्जन के हिसाब से बताएगा, और मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था हमारा जो भी टॉमकैट का वर्जन होगा, उस वर्जन को आप देखेंगे, उसी वर्जन के अकॉर्डिंगली डालेंगे। तो आप अपने मैवन के अंदर जाइए, और इसके अंदर जो टॉमकैट है इम्बेडेड, ये देखिए स्प्रिंग बूट स्प्रिंग स्टार्टर वेब, सॉरी, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, और यहाँ पे टॉमकैट इम्बेडेड होगा, ठीक है। यहाँ पे टॉमकैट आपको इम्बेडेड मिलेगा। लेट्स सी, ये देखिए
9.0 एंड 46। ओके, तो आप क्या करेंगे, जेस्पर की वही डिपेंडेंसी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने शायद जेस्पर की डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करी हुई है, तो ये डिपेंडेंसी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड ऑन कर देता हूँ। कहाँ पे, pom.xml के अंदर। तो मैंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट से कॉपी किया है इसे, और यहाँ पे मैं इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये अब हमारा जो 9.046 ही था हमारा, तो वो सेम डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारा जो इसका कंट्रोलर है, अब ये कुछ व्यू हमें जनरेट करके दे सकता है, बट व्यू तो हमें भेजना पड़ेगा ना, व्यू तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अपने जो ये बिजनेस मेथड होता है, उसका रिटर्न टाइप हमें कुछ लगा देना चाहिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट। तो हम रिटर्न क्या कराएंगे, कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न कराना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स से मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ कोई हेलो। ओके, और यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। सेव करके एप्लीकेशन को दोबारा यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ। ओके, देखिए एप्लीकेशन को तो लॉन्च करना था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया, वो मिस कर दिया। वो क्या है कि आपको क्या करना है, व्यू तो हमें बनाना पड़ेगा ना। अब हमारा जो व्यू रिटर्न होगा, हमारे केस में हम बेसिकली जेएसपी ही यूज करेंगे। तो स्प्रिंग की जो कह सकते हो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें ऐसा बताया गया है कि आप अपनी जो जेएसपी होगी ना, अगर आप अपना जेएसपी कोई क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस मेन के अंदर यहाँ पे करिएगा। ठीक है, मेन के अंदर यहाँ पे क्रिएट करिए और एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए जिसका नाम होना चाहिए वेब ऐप, राइट? तो वेब ऐप नाम का फ़ोल्डर होना चाहिए। ठीक है, अब वेब ऐप फ़ोल्डर में जो भी आप जेएसपी क्रिएट करोगे, लेट्स से मैंने एक जेएसपी क्रिएट कर दिया, यहाँ से अदर में जाके जेएसपी सर्च कर लेते हैं। ओके, जेएसपी सर्च कर लेते हैं, जेएसपी फाइल, और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, इस जेएसपी का नाम देते हैं, लेट्स से इंडेक्स डॉट जेएसपी ले लेते हैं। अब ये इंडेक्स डॉट जेएसपी जो होगी, ये हमारी एक जेएसपी पेज का नाम हम देते हैं। क्या ये जेएसपी पेज डायरेक्टली कॉल होने वाला है? तो ये यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं कि भाई ये हमारा जेएसपी कॉल होने वाला है। बिल्कुल नहीं कॉल होने वाला है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मेथड तो कॉल हो गया, और देखिए एक्सेप्शन आना भी बंद हो गया। अब आपको कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, जो पहले बहुत सारा एक्सेप्शन आ रहा था, वो एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, और ये मेथड कॉल हो गया। मेथड कौन सा, ये आपका कंट्रोलर वाला मेथड, उसके अंदर हाय ये चल गया, लेकिन ये जो हेलो आपने रिटर्न कराया, ये रिटर्न होके नहीं मिला उसे। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मेनली आपको हेलो के जगह पे, मेरे पास इंडेक्स है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंडेक्स डॉट जेएसपी, राइट। तो इंडेक्स डॉट जेएसपी अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, तो अब हमारे स्प्रिंग के हमने कंट्रोलर को भी बोल दिया कि भाई तुम जब यहाँ से इस बिजनेस मेथड को कॉल कर लेना ना, तो यहाँ से एक व्यू जनरेट करना, और जो व्यू जनरेट करना, वो व्यू कौन सा होगा, वो व्यू इंडेक्स पेज होगी। और इंडेक्स पेज ये जाके कहाँ पे खोजेगा, अपने आप वेब ऐप के अंदर जाके खोज लेगा, है ना। तो ये एक कुछ बहुत सारा कह सकते हो कि इनबिल्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमें मजा ला देता है। एक तरह से एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हो गया हमारे लिए, कि हमें बस अपने जेएसपी पेज का नाम बताना है, और जेएसपी पेज का जैसे हम नाम बताएंगे, वहां से हमारा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये कॉल कर देगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन को यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करके, यहाँ से डेटा हम कुछ फिल करके और लॉगिन बटन पे हिट करते हैं। देखिए जैसे हम लॉगिन बटन पे हिट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हमारा हुआ क्या, हम एचटीएमएल पेज से रिक्वेस्ट स्प्रिंग बोर्ड के फ्रंट कंट्रोलर के पास गई। स्प्रिंग बोर्ड का जो फ्रंट कंट्रोलर है, उसने इंटरनली अपना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हमारे कंट्रोलर को कॉल कर लिया। स्प्रिंग बोर्ड का एप्लीकेशन जो है, हमारे कंट्रोलर को कॉल कर लिया, हमारे कंट्रोलर के अंदर के बिजनेस मेथड को कॉल कर लिया। बिजनेस मेथड में लिखी गई, यानी कि इंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो लिखी गई जो व्यू है, वो रिटर्न होके यहाँ पे आ गई। ओके, यहाँ पे व्यू होके रिटर्न होके आ गई। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम मैन्युअली भी ऐसा भेज सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, हमारा जो मेथड था उसका नाम लॉगिन था, तो हम ऐसे ब्राउजर पे डायरेक्टली भी टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया हमारे पर्टिकुलर बिजनेस मेथड की कॉलिंग की कहानी, ये तो कॉल हो ही जाएगा। अब यहाँ पे ये तो जेएसपी है, इसकी जरूरत हमारे केस में, सॉरी जो एमपी है, हमारे केस में इसकी जरूरत नहीं है।
अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि भाई जब भी हमारा व्यू जो बनता है वो व्यू वेब ऐप के अंदर होना चाहिए और यहाँ पे हम जो टाइप रिटर्न कराएंगे, लेट्स से हम यहाँ पे रिटर्न करा दें जेएसपी, तो जेएसपी ही होना चाहिए। स्प्रिंग बूट कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये जो रिटर्न टाइप है वो जेएसपी होगा, कल को आप फैमिली कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। लेट्स से आप कोई किसी एचटीएमएल पेज यहाँ से रिटर्न कराना चाहते हो, तो जिस टाइप की पेज जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हो उस टाइप की वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि जी आप फिक्स कर दो कि नहीं यही वैल्यू। अच्छा, दूसरा चीज, जो वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे बता के लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस उसके पेज का नाम बस लिख दीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो हमने कहा फिर ये पता कैसे चलेगा कि ये जेएसपी पेज ही है ना, और इसको यहाँ पे ही जाके सर्च करना है। और लेट से हमारा जो वेब ऐप है, इस वेब ऐप के अंदर हमारी इंडेक्स पेज ना होके किसी एक अनदर फोल्डर में होती। लेट से एक व्यूज नाम का फोल्डर होता, मान लीजिए VIEWS, रिव्यूज नाम का फोल्डर होता, और हमारी इंडेक्स इस व्यूज फोल्डर के अंदर होती, तो फिर इसे कैसे कॉल कर पाता। तो कहता है कि जी इन सारी चीजों की वरी होने की जरूरत नहीं है। आप इसी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देखिए एक ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की जो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन है, उसी कॉन्फ़िगरेशन के ही हमें सारा काम करना है। इसी कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर दीजिए, प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम आप ये बता दीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन, आपका जो पेज है, मतलब जो हमें हमें जो व्यू जनरेट करना है, उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका सफिक्स क्या है। चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद। आप यहाँ पे लिखिए प्रीफिक्स, राइट। क्या होगा प्रीफिक्स करके जैसे, तो प्रीफिक्स देखिए यहाँ पे आ गया, स्प्रिंग MVC व्यू डॉट प्रीफिक्स, ये देखिए आ गया। यहाँ पे आप प्रीफिक्स बता दीजिए कि जो हमारा जो व्यू जनरेट होने वाला है उसका प्रीफिक्स है बेसिकली व्यूज, है ना। तो स्लैश करके आप लिख दीजिए व्यूज, VIEWS व्यूज। तो ये व्यूज वाले फोल्डर में जाके सर्च करेगा। और यहाँ पे अगर आप सफिक्स लगाओगे, सफिक्स लगा दोगे, तो सफिक्स में आप इसे बता दीजिएगा डॉट जेएसपी। तो अब इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा कि हमने हमने स्प्रिंग के कंटेनर को कह दिया कि भाई एक काम करना, प्रीफिक्स जो हमने तुम्हें बताया है यहाँ पे व्यू जाके सर्च करना, और जो सफिक्स है डॉट जेएसपी, तो जेएसपी ही तुम्हें सर्च करना है। उस केस में अब हमें एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे जो हमारा मेन कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में, इसे बड़ा कर लेते हैं, इस कंट्रोलर में हमें डॉट जेएसपी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट हमने इसको बता दिया ना कि भैया सफिक्स जिसका डॉट जेएसपी ही रखना है, क्योंकि हम यहाँ से जो कंट्रोलर से व्यू जनरेट करवाने हैं वो जेएसपी ही करवाने वाले हैं। ओके, तो अभी तक तो हमने जेएसपी सीखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जेएसपी रिटर्न करा देता हूँ और इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से रीलॉन्च, देखिए मैं बार बार अब रीलॉन्च कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड देके जैसे यहाँ लॉगिन पे हिट किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सॉरी, मे भी हमारी एप्लीकेशन, दोबारा यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, a@gmail.com, और यहाँ से ए लिख के लॉगिन करते हैं। ओके, देखिए ये हमारा जनरेट होके आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब आप जो भी पेज यहाँ पे सबमिट कर रहे हो, सबमिशन के टाइम पे ये देखिए लॉगिन यहाँ पे तो लिखा आ गया, साथ में यहाँ पे देखिए क्वेरी स्ट्रिंग बना आ रहा है क्वेश्चन मार्क के रूप में, है ना। तो क्वेश्चन मार्क के रूप में जो आ रहा है, इसमें ये कोई वैल्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अपना जो एचटीएमएल पेज बना रखा है ना, इसमें हमने अपने टेक्स्ट फील्ड के लॉजिकल नेम नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम इज इक्वल टू अपने टेक्स्ट फील्ड के लॉजिकल नेम दे देते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने नाम दे दिया ईमेल, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पासवर्ड, नहीं नहीं, नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे देते हैं पास। ओके, तो ये हमारा नेम हो गया और ये पास हो गया। ओके, तो अब आप क्या देखोगे, अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि जब भी हम यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे और यहाँ से जो भी नेम देंगे, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ram@gmail.com, और यहाँ से पासवर्ड, और जैसे लॉगिन करूँगा तो जो हमारा डेटा होगा वहाँ पे एज अ क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, डेटा हमारा एज अ क्वेरी स्ट्रिंग दिख जाएगा। अब ये वैल्यूज हम कैसे गेट करें अपने स्प्रिंग बोर्ड के अंदर, है ना। तो जो हमारा कंट्रोलर है, अच्छा ये वैल्यू हमारा अगर ना दिखे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉर्म के एक्शन में यहाँ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट स्पेसिफाई कर देंगे, दैट्स इट। बट बस ये हमारा ये हो गया कि ये मेथड हमने फॉर्म के एक्शन में पोस्ट स्पेसिफाई कर दिया। तो जिस तरह से हमारे सर्वलेट में क्या होता था, डू गेट या डू पोस्ट हम लिखते थे, तो यहाँ पे लिखना हमारे लिए मैंडेटरी है क्या, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है।
आप देखिए यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखने के बाद आप चाहे डू गेट लिखिए, बाय डिफॉल्ट तो गेट की रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन आप यहाँ से डू गेट लिखिए या पोस्ट लिखिए। मैं यहाँ पे a@gmail.com लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पे पासवर्ड जैसे मैं हिट करूंगा, यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेथड हमारा ये कॉल हो रहा है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शनल मतलब एट्रीब्यूट होते हैं, आप अगर देना चाहते हो तो लिख लीजिए, जैसे वैल्यू इज इक्वल टू करके आप अपने जो यूआरएल पैटर्न है उसका नाम दे दीजिए, और मेथड इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे मेथड कंट्रोल स्पेस करते हैं, यहाँ पे मेथड इज इक्वल्स टू वैल्यू इज इक्वल टू ये होता है रिक्वेस्ट मेथड होता है शायद, रिक्वेस्ट, सॉरी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये किस तरह से लिखते हैं बेसिकली, हाउ वी कैन मार्क पोस्ट एट द रेट या पोस्ट मेथड इन केस ऑफ स्प्रिंग बूट कंट्रोलर। ठीक है, तो जो रेस्ट कंट्रोलर है उसमें इस तरह से आप देखिए, रिक्वेस्ट ऐसे लिखना पड़ता है, मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड ऐसे करके लिखना पड़ता है मेनली। तो आप ये ऑप्शनल है, आप दीजिए ना दीजिए, बट यहाँ पे ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया था, तो कॉमा लगाना चाहिए बेसिकली। अब यहाँ कंट्रोल स्पेस करिए तो देखिए ये सारा चीज़ दिख रहा है, तो मैंने ये गलती करी थी तो यहाँ पे आप मेथड इज इक्वल टू करके आप लिख दीजिए भाई रिक्वेस्ट, डॉट मेथड, और यहाँ पे लगा दीजिए देखिए डू गेट पोस्ट डेट। तो ये देखिए कन्वेंशनली देखिए इसका यूज तो मेन तब होगा जब आप मतलब इस पर्टिकुलर जो कंट्रोलर है इसको एक सर्विस का रूप देना चाहोगे, इसको एक वेब सर्विस बनाना चाहोगे, उस केस में इसकी जरूरत होगी, है ना। लेकिन अभी अगर आपने गेट भी बनाया था, पोस्ट मेथड ऐसे भी रखा था, गेट या पोस्ट किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर ले रहा था। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ से अभी इसको सेव कर दिया और इसको रीलॉन्च कर देते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं था कि जी हम इसको मेथड बनाते ही मेथड का टाइप स्पेसिफाई करते पोस्ट, बट हाँ अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे लग रहा है कि हमारा स्प्रिंग बूट का जो अभी एप्लीकेशन है लॉन्च हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा था बेसिकली सर्वर। तो ओके, स्टिल अभी ये इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ से हमने रन कर दिया, यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, यहाँ से लॉगिन करा, ये देखिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन से तो हमारा काम चलेगा नहीं, है ना, हमें एप्लीकेशन को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेनली अपने इस स्टैटिक एचटीएमएल को यहीं से कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे, सॉरी, इस एप्लीकेशन को ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए कह रहा है हमें रजिस्टर डॉट एच टी एम एल एक हम क्रिएट कर देंगे इसी को कॉपी करके, और यूजर को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन पेज लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर पेज। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पे जो एक्शन मेथड है ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं रजिस्टर। ओके, बाकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड होंगे, जैसे किसी भी यूज़र का रजिस्ट्रेशन हम करेंगे उस केस में हमारा ये तो ईमेल से काम चलेगा नहीं, हमें नेम भी लेना पड़ेगा, और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लेते हैं, नेम यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट नेम देते हैं नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर नेम। ओके, दूसरा यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू अगेन हम ले लेते हैं पासवर्ड, नहीं नहीं, नेम मोबाइल। ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू मोबाइल भी ले सकते हैं यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। नेम इक्वल्स टू मोबाइल, और यहाँ पे इंटर मोबाइल, और यहाँ पे इसका फॉर्म का कलर पिंक कर लेते हैं, अनदर कह सकते हो। फॉर्म हमारा बन के आ गया है यहाँ पे। अब देखिए एप्लीकेशन को दोबारा यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, नहीं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस HTML पेज पे, जब हमने HTML पेज बनाया है यहाँ पे
इसके जस्ट नीचे फॉर्म के मतलब बाहर भी कर सकते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो। एक एंकर टैग लगा दीजिए आप, AHREF, और यहाँ पे आप दे दीजिए register.html और यहाँ पे लिख दीजिए न्यू यूजर। ओके, एंड सेव कर दीजिए। HTML होगा यहाँ पे। ओके, सेव कर लेते हैं और एप्लीकेशन को यहाँ से रिफ्रेश कर दे। तो न्यू यूजर के लिए यहाँ पे ये क्लिक हियर, क्लिक हियर फॉर न्यू न्यू यूजर। ओके, सो न्यू यूजर के लिए यहाँ पे आप क्लिक करा सकते हैं। तो एक परफेक्ट मैसेज हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे हिट मारा, तो इस बटन के साथ यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन इसलिए लिखा रहा है क्योंकि वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हम देते हैं रजिस्टर। ओके, सो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो जाएगा, तो लॉगिन का फॉर्म। ओके, तो हम इन दोनों चीज़ों पे हम काम करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले क्या करना होगा हमें, इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ जो कह सकते हो एप्लीकेशन के अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें सीखनी पड़ेंगी, कुछ एनोटेशंस है जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। फिर हम इस फॉर्म से डेटा गेट करेंगे, उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।